वीडियो में हम क्लास 7th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2023-24 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में टोटल बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है बेटा, ए, बी एंड सी। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस वन ए, बी एंड सी पार्ट में डिवाइडेड होता है ये, जिसमें ए पार्ट जो होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बी पार्ट में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं और सी पार्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सी पार्ट जो है उसमें 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चंस होते हैं, 6-6 नंबर के वो होते हैं। और ए पार्ट जो है, सेक्शन ए जो है, उसमें सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के पाए जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम का ये क्वेश्चन पेपर है। आप ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया था दैट वाज फर्स्ट, देखो खंड क, ये वाला पार्ट है। खंड क में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज एक परजीवी अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन है कि परजीवी अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करेंगे। उस जीव का नाम बताना है जिस पर परजीवी रहकर अपना सारा पोषण उसी से प्राप्त करता है। ये आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको कहते हैं परपोषी। परजीवी जहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है परपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 पादपों के नाम बताइए जो पोषण के लिए विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी प्रणाली बेटा वो प्रणाली है जिसमें कि कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। स्वयंपोषी सिर्फ पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषमपोषी वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे 2 पादप हमने बताने हैं, ऐसे 2 पौधे बताने हैं जो कि विषमपोषी हैं। वो है अमरबेल और घटपर्णी, या पिचर पादप भी इसको बोला जाता है। अमरबेल और घटपर्णी। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, तेज चलने वाले वाहनों की गति मापने के लिए उसमें पथ मापी लगाया जाता है। गति मापने के लिए नहीं, इसको हम दूरी मापने के लिए लगाते हैं। पथ मापी का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत होगी। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स या गलत। फोर्थ क्वेश्चन, वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर है गति गुना समय, क्योंकि गति का जो फॉर्मूला होता है, गति बराबर होती है दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर दूरी पूछी गई है आपसे, दूरी बराबर हो जाएगी गति गुना में समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। वो है फ्यूज। इसको आप याद कर लो, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो कि हमारे अगर किसी भी अप्लायंस में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, बहुत ज्यादा करंट का फ्लो हो जाता है, तो वो जो फ्यूज है वो उसकी तार जो है वो पिघलकर टूट जाती है, और जिससे कि हमारे अप्लायंसेस जो है वो ज्यादा करंट से बच जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, लाला रस की स्टार्च पर क्या अभिक्रिया होती है। लाला रस हमारे मुंह से स्रावित किया जाता है। ये ग्रंथियां होती है हमारे मुंह में जो कि लाला रस को स्रावित करती है और स्टार्च को तोड़कर वो सरल शर्करा में बदल देती हैं। मतलब जो खाना हम खाते हैं उसमें पाए जाने वाले स्टार्च को तोड़कर उसको सरल शर्करा में बदल देती हैं, जिससे कि हमारा शरीर उसका उपयोग कर सके। 7th क्वेश्चन है, हल्दी सूचक का किसी पदार्थ के संपर्क में लाल रंग में बदल जाना पदार्थ की क्षारकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी था कि अगर आप किसी चीज के ऊपर हल्दी लगा देते हो और उस हल्दी के ऊपर अगर आप साबुन का घोल लगा दो या आप किसी डिटर्जेंट का घोल लगा देते हो, तो वो हल्दी का जो निशान है वो लाल रंग का हो जाता है। तो हल्दी एक सूचक है जो कि क्षारकीय पदार्थों की उपस्थिति में अपना रंग बदलकर लाल कर लेती है। 8th क्वेश्चन है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनते उन्हें कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि पर्दे पर न बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। उस केस में आप आभासी लिखोगे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। 9th क्वेश्चन है, सूर्य के दृश्य प्रकाश में कितने रंगों का संयोजन होता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो आपने देखा भी है, रेनबो जो बनता है उसके अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश अगर किसी पानी की बूंद में से गुजरता है तो पानी की बूंद प्रिज्म की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती है और वो रंग, वो जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी जलकर एक नया पदार्थ बना देती है, राख, और उस राख को आप दोबारा से लकड़ी में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है कि वो एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी में नमक का घुलना डैश परिवर्तन है, वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी में अगर आप नमक को घोलते हो तो नमक और पानी को आप अलग भी कर सकते हो वाष्पीकरण विधि के द्वारा, और दोबारा से आप उसको घोलोगे तो फिर वो घुल जाएगा। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। 12th क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ बनता है। ये गलत है, नया पदार्थ बनेगा रासायनिक परिवर्तन के दौरान। नेक्स्ट खंड ख, इसमें जो क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, ये इसने इसका समय दे दिया कि वो एक आवर्तकाल मतलब होता है कि एक कंपन को या एक दोलन को वो कितने समय में पूरा करता है, वो उसने आवर्तकाल को दिया है 2 सेकंड। तो 42 सेकंड में कितने दोलन पूरे होंगे, तो उसका फॉर्मूला है बेटा, आवर्तकाल बराबर है समय बटे दोलन की संख्या। तो दोलन की संख्या को आप इधर ले आओगे, आवर्तकाल को आप नीचे ले आओगे, तो दोलन की संख्या हो जाएगी समय बटे में आवर्तकाल। समय है आपके पास कितना, 42 सेकंड, और आवर्तकाल है 2, तो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 21। मतलब कि वो 42 सेकंड में 21 दोलन पूर्ण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन गति के 2 उदाहरण दीजिए। दोलन गति आपको पता है कि इधर से इधर, इधर से इधर, ये जो गति होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, जैसे कि झूले की गति आपने देखी है, जो आप झूला झूलते हो, या आपने अपने घड़ी में जो लोलक की गति देखी है, वो दोलन गति का उदाहरण होती है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें बेटे, खंड ख हम कर रहे हैं। खंड ख का 3rd क्वेश्चन देखिए बेटा। खंड ख का 3rd क्वेश्चन कहता है कि एक कार को एक शहर ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। एक शहर है ए से वो दूसरे शहर चला गया बी, और उसको समय लगा 3 घंटे, जो कि एक दूसरे से कितने किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की दूरी पर, 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 120 किलोमीटर है, तो आप उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सभी पेपरों में आप देखोगे, पिछले साल के आप जितने भी पेपर उठाकर देखोगे, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से जरूर पूछा जाता है। किसी क्वेश्चन में दूरी पूछ ली जाएगी, किसी में समय पूछ लिया जाएगा, किसी में चाल पूछ ली जाएगी। सभी इसी फॉर्मूला से ये निकलेंगे। औसत चाल बराबर है दूरी बटे समय। तो दूरी है आपके पास 120 किलोमीटर और समय है 3 घंटे, तो 120 बटे में 3 आप करोगे, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो मात्रक है आपने ये जरूर लगाना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की मूल इकाई उसने पूछी है, मूल इकाई हमेशा मीटर प्रति सेकंड में दी जाती है। मीटर प्रति सेकंड मूल इकाई है चाल की। इसी के अथवा में दे रखा है बेटे क्वेश्चन, आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना होता है या नीचे वाला अथवा के। तो अथवा वाला क्वेश्चन देखो, एक बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर चाल दे दी गई है। इस चाल को आपने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप चाल को 5/18 से गुणा कर दो।
320 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, 5/18 से इसको गुना करोगे 800/9 आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपने याद रखनी है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उसे आप 5/18 से गुना कर दो। ये एक शॉर्टकट है बेटा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, किन्हीं 4 विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। तापीय प्रभाव मीन्स कि अगर आप किसी चीज में से विद्युत धारा को प्रवाहित करो और वो गर्म हो जाए, वो उसका तापीय प्रभाव कहलाएगा। उसका तापमान अगर बढ़ जाता है तो, और उस चीज को हम किसी ना किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे आपने 4 उपकरण बताने हैं। एक है हीटर जो हम घरों में सर्दियों में यूज करते हैं, गीजर जिसको हम पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, इस्त्री, प्रेस जो होती है घरों में हम प्रेस जो करते हैं, एक होता है बेटा ओवन जिसमें हम खाना गर्म करते हैं। ये सभी विद्युत के ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को यूज करते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को समतल दर्पण में देखने पर, समतल दर्पण में जब आप देखते हो उनके सामने अगर आप समतल दर्पण अगर आप यहाँ पर लगा देते हो तो ये वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये R बन जाएगा, ये A, I और N, तो ये बन जाएगा रेन, ये बन जाएगा पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को पानी में घोलना। आप उसको पानी में घोलोगे, वो घुल जाएगा, नीले रंग का एक घोल उसका बन जाएगा। क्रिस्टलीकरण विधि से फिर आप दोबारा से कॉपर सल्फेट को पानी से अलग कर सकते हो। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जो कि उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं उनको कहा जाता है, वे भौतिक परिवर्तन होते हैं। भोजन का पाचन, भोजन पचने के बाद जो है वो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और कुछ ऐसे सरल पदार्थ बनाएगा जिससे हमारा शरीर जो है वो अपनी ऊर्जा के लिए यूज कर सकता है। तो ये परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। पानी में भुजा हुआ चूना मिलाना, पानी में अगर बेटा भुजा हुआ चूना मिलाओगे, जो सफेदी होती थी पहले घरों में की जाती थी, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बाहर। तो जब भी कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करोगे, अगर चूने का पानी आपने ले लिया, उसमें अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर दिया तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, मतलब उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है जिसका रंग सफेद होता है। अब जब भी एक नया पदार्थ बनेगा तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन अब हम करेंगे बेटे। 7th क्वेश्चन में देखिए, 7th क्वेश्चन कहता है यशद लेपन किसे कहते हैं? यशद लेपन यूज किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। ये एक तरह का लेपन है, किसी चीज को लेप कर दिया गया है लोहे के ऊपर, और वो किस चीज का? यशद का। यशद मीन्स जस्त। जस्त का लोहे के ऊपर परत चढ़ा देना यशद लेपन कहलाता है। किस लिए? लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो लोहे या स्टील पर जस्त की परत को चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। इसी में पूछता है वो, नींबू के रस में अगर बेकिंग सोडा मिलाने पर उत्पन्न गैस का नाम बताइए। उत्पन्न पदार्थ कौन सा या उत्पन्न गैस कौन सी होगी? वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो उसमें बुलबुले निकलने लग जाते हैं। वो बुलबुले किस चीज के होते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, विद्युत चुंबक को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री। विद्युत चुंबक को तैयार करने के लिए हमें एक तो लोहे की का टुकड़ा चाहिए जो चुंबक बन सकता है, और उसमें से हमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी चाहिए, और बैटरी और लोहे के टुकड़े को आपस में जोड़ने के लिए हमें तांबे की तार चाहिए। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए, नरम लोहे का टुकड़ा, बैटरी और तांबे की तार। बी पार्ट देखिए, आप विद्युत चुंबक कैसे तैयार करोगे? अब विद्युत चुंबक तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? नरम लोहे के टुकड़े को आप बैटरी और तार से जोड़ोगे और उसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर दोगे। जैसे ही लोहे में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये एक विद्युत चुंबक बन जाएगा।
इसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत परिपथ में एक बल्ब और तांबे के तार की कुंडली को एक स्विच की सहायता से बैटरी से जोड़ा गया है। कुंडली के नजदीक एक चुंबकीय कंपास रखा गया है। आप चुंबकीय कंपास में क्या परिवर्तन देखते हैं जब परिपथ में स्विच को ऑन किया जाए? जैसे ही आप परिपथ में स्विच को ऑन करोगे, उस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी। और जब भी किसी कुंडली में से या तार में से या किसी भी उपकरण में से आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो, तो वो एक चुंबक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, वो चुंबक की भांति बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई चीज चुंबक की तरह बिहेव कर रही है और उसके पास आप एक चुंबकीय सुई को लेकर आओगे, तो चुंबकीय सुई जो है वो अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। जो उसने उत्तर दक्षिण दिशा ले रखी है वो अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाएगी। और ये भी बताती है वो हमें कि जिस चीज में से आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है वो चुंबक की तरह बिहेव करना शुरू कर चुकी है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो परिपथ में स्विच, यदि बल्ब फ्यूज हो गया है और परिपथ में स्विच ऑन है तो क्या होगा? तो चुंबकीय कंपास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया और जो पूरा जो सर्किट था वो अब पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों में पोषण प्रक्रम में शामिल विभिन्न चरणों के सही क्रम को सूचीबद्ध कीजिए। ये आपकी बुक में बेटा अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं और इनको आपने इकट्ठा करना है। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, भोजन को खाना। पाचन, उस भोजन को पचाना। अवशोषण, जो पचा हुआ भोजन है उसको अपने शरीर में अवशोषित करना। स्वांगीकरण, मतलब जो आपने पचा हुआ भोजन अवशोषित किया है उसको अपने टूट फूट में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूज करना। और निष्कासन, बिना पचे हुए भोजन को अपने शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये 5 स्टेप्स हैं टोटल जो कि मनुष्य के पोषण प्रक्रम में काम आते हैं। इसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव पाचन तंत्र में उपस्थित अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाओं का नाम क्या है? उन्हें कहा जाता है दीर्घरोम। और ये छोटी आंत में या क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है किसी ना किसी तरह से। तो आप लिखोगे, नाम है उसका दीर्घरोम, कहाँ पाई जाती है, स्थान कहाँ है उसका, वो है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति। और कार्य क्या है कि ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पचा हुआ भोजन हम अवशोषित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पर पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का प्रभाव बताइए। अम्लीय जो होते हैं, जो अम्ल हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। और उदासीन जो है वो लाल लिटमस को लाल रहने देंगे, नीले लिटमस को नीला रहने देंगे। मतलब उनका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे में जंग लगने के लिए दो आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो 2 चीजें जो लोहे पर जंग लगाने के लिए जरूरी है वो है नमी या पानी और हवा, दोनों चीजें चाहिए। अगर पानी नहीं है या नमी नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा है कि गर्मी के दिनों में लोहे पर जंग कम लगता है, बारिश के दिनों में लोहे पर जंग ज्यादा लगता है। और हवा अगर नहीं है तो भी, या ऑक्सीजन नहीं है तो भी लोहे पर जंग नहीं लगेगा। इसी का बी पार्ट, जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है? 2 विधि बतानी है आपने। एक तो हमने अभी ऊपर पढ़ी है यशद लेपन, और दूसरे हम पेंट करके, लोहे की चीजों को पेंट करके भी हम उनको जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, खंड ग हमारा आ गया है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया ये 6-6 नंबर के होते हैं और बहुत ही इजी पार्ट है ये। हर एक ऑप्शन के 2 नंबर आपको इसमें मिलते हैं, तो ये मार्क्स स्कोरिंग होता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। अगर ये 4 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो आपके 24 नंबर इसी पार्ट में बन जाते हैं। खंड ग का क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
रूमेन, आपने इसमें मिलान करना है। रूमेन आपको पता है जुगाली करने वाले जीवों में पाया जाता है, तो ये रहा जुगाल। अमाशय, अमाशय क्या काम करता है ये आप बताओ कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। जीभ, हमारी जीभ क्या काम करती है? खाना जो हम खाते हैं उसको निगलने का काम करती है। गुदा द्वार क्या है कि हमारे जो अपचित भोजन है, जो नहीं पच पाया भोजन, उसको बाहर निकालने का काम करती है। पित्ताशय, पित्ताशय क्या काम करेगा? देखो, पित्त का संचय करना, जो पित्त हमारे लीवर से या यकृत से जो उत्पन्न होता है उसको इकट्ठा करके रखता है। और यकृत का क्या काम है? पित्त का स्रावन, पित्त को उत्पन्न करना। इसी में एक पार्ट और दे दिया गया है कि आपको जो कथन दिए गए हैं उनको सही करके लिखना है, और उसमें भी जो पार्ट अंडरलाइंड है उसी को ठीक करना है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कुत्ता एक रोमंथी जंतु है? नहीं, गाय एक रोमंथी। जिसमें रूमन पाया जाता है वो रोमंथी जंतु होते हैं। तो रूमन जुगाली करने वाले जंतुओं में पाया जाता है, तो कुत्ता कभी भी जुगाली नहीं करता। गाय या भैंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। बी पार्ट, ग्रसिका भोजन को सीधे अमाशय में पहुंचाती है। ग्रसिका मुंह से लेकर और अमाशय तक आने वाली वो नली है, ये ग्रसिका है बेटा, ये वाली। तो ये मुंह से सीधा खाने को हमारे अमाशय तक लाएगा, उसके बाद ये क्षुद्रांत्र में जाएगा। सी पार्ट, डैश का पाचन वसा अम्ल या ग्लिसरोल में होता है। वसा का पाचन होगा, वसा अम्ल यहाँ पर हिंट भी दे रहा है ये। स्टार्च का पाचन मुख गुहा में, अभी हमने पढ़ा था लाला रस से ही शुरू हो जाता है स्टार्च का पाचन, हमने पढ़ा था अभी कि हमारे मुंह में लारा ग्रंथियां होती है जो लाला रस को स्रावित करती हैं। पित्ताशय लार स्रावित करता है? नहीं, लार ग्रंथि लार को स्रावित करेंगी। भोजन का पाचन क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में संपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं 3। इसमें कहा गया है कि पत्तियां पादप में कई भूमिकाएं निभाती हैं। पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जड़ों से तने के माध्यम से पत्तियों की ओर बढ़ता है। पौधे वायुमंडल में सारा पानी निष्कासित करते हैं, जो प्रकृति में जल चक्र में योगदान करता है। इस तथ्य का परीक्षण करने के लिए एक छात्र ने एक गमला लिया और एक पौधा लिया, और उसकी एक शाखा जिस पत्तों पर गुच्छा था उसको एक पारदर्शी पोली बैग से उसने ढक दिया। उसने पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखा और उसका निरीक्षण किया। अब इसके क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन क्या पूछता है इसके कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र ने देखा, क्या देखा छात्र ने? अब आपको ये बताना है कि छात्र क्या देखेगा। कि उसने एक गमला लिया, उसमें एक पौधा था, और जहां पर ज्यादा पत्तियां थी वहां पर उसने एक पॉली बैग लगा दिया। वो देखेगा कि ये जो पॉली बैग है इसके अंदर पानी की बूंदे, वो देखेगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका ठीक होगा कि पॉली बैग में पानी की बूंदे दिखाई देती हैं। सेकेंड, उपरोक्त गतिविधि में पानी की बूंदे किसके कारण दिखाई देती हैं? वो एक आपने पादपों में एक प्रक्रिया पढ़ी है जिसके द्वारा वो पानी को निष्कासित करते रहते हैं, दैट वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वह प्रक्रिया जिसके कारण जलवाष्प द्रव में परिवर्तित होते हैं वो संघनन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन हमने पढ़ लिया कि पौधों द्वारा पानी को वाष्पित करने की जो प्रक्रिया है। वाष्पीकरण में क्या होगा? पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे में निम्नलिखित में से कौन पत्तियों को पानी की आपूर्ति करता है? तो जड़ें लेंगी, जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करेंगी और वो कहाँ तक पहुंचा देंगी? उसको पत्तियों तक। क्वेश्चन नंबर 14, एक खोज के दौरान इतिहासकारों को एक बहुत पुराने घर में 2 बोतल ए और बी पदार्थ संग्रहित मिले। इन पदार्थों की प्रकृति जानने के लिए उसने लिटमस सूचक का इस्तेमाल किया और पाया कि बोतल ए में तरल जो है वो लाल रंग के लिटमस को नीला कर देता है। अभी हमने पढ़ा, जो लाल रंग के लिटमस को नीला करेगा वो क्या कहलाएगा? वो क्षार होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है। जबकि बी के पदार्थ के साथ लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई बी में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ए क्या कर रहा है? वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए। बोतल ए में पदार्थ की प्रवृत्ति वो हम पहले कर चुके, क्षारीय है। बोतल बी में पदार्थ की प्रकृति क्या नहीं हो सकती? क्षारीय नहीं हो सकती।
क्योंकि वो लाल रंग के लिटमस को चेंज नहीं कर रहा है। अमल्य भी हो सकता है क्योंकि वो नीले को लाल कर देता है, तो लाल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उदासीन भी हो सकता है क्योंकि उदासीन लाल को लाल रहने देता है और नीले को नीला। थर्ड पार्ट, बोतल बी के अंदर की प्रकृति का पता इस प्रकार लगाया जा सकता है। कैसे लगाओगे आप? कोई और सूचक ले सकते हैं हम बोतल बी के, वो सूचक क्या है? चाइना रोज। इसी का अथवा पाठ देखो, जब आसुत जल का परीक्षण लिटमस के साथ किया जाए, आसुत जल बेटा हमेशा उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन जो होते हैं वो लाल लिटमस को लाल और नीले को नीला रहने देंगे, तो लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। सी पार्ट इसका ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर, इस क्वेश्चन पेपर का, वो देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि पिन होल कैमरे के छिद्र में देखी गई छवि उल्टी होती है। प्रकृति में भी एक रोचक पिन होल कैमरा है। कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश में धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। प्रकाश के संबंध में वस्तु अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी प्रकृति की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पिन होल कैमरे में लोगों की देखी गई छवि कैसी होती है? पहले ही इसने पहली लाइन में ये आंसर दे रखा है, उल्टी होगी। ये वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिनका अपना प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं हैं। जिनमें से प्रकाश आर पार जा सकता है वो पारदर्शी हैं। जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता वो अपारदर्शी होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, जब प्रकाश को दर्पण पर डाला जाता है तो यह प्रकाश की दिशा को बदल देता है और इसे कहा जाता है परावर्तन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देती कौन सी चीजें नहीं जाने देंगी? अपारदर्शी। पारदर्शी जाने देंगी, पारभासी कुछ थोड़े बहुत प्रकाश को जाने देंगी, कुछ को रोक लेंगी। दीप्त वो वस्तु हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। तो ये था बेटा पिछले साल का 7th क्लास का साइंस का पेपर। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बेटा।